नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मुद्दा लेकर आपके साथ मैं हूं पूजा कविया गोमा। पहले चरण के चुनाव में करीब 2 सप्ताह का समय बचा है। अब ऐसे में कथित तौर पर नाराज चल रहे पश्चिमी यूपी के जाट समुदाय को मनाने के लिए बीजेपी ने बड़ी कोशिशें की है। दरअसल बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी के यूपी प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने पश्चिमी यूपी के बड़े जाट नेताओं से मुलाकात की। दिल्ली से बीजेपी के सांसद प्रवेश साहिब सिंह वर्मा के आवास पर हुई बैठक में जाट समुदाय के करीब 250 प्रभावशाली नेताओं ने भाग लिया। इस बैठक को सामाजिक भाईचारा बैठक का नाम दिया गया है। बैठक में अमित शाह ने जाट समुदाय को साधने की कई बड़ी बातें कही। सूत्रों ने कहा कि आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी को भी सहमति की संभावना पर विचारक भेजे गए थे। हालांकि जयंत ने इसके बाद ही ट्वीट किया, न्योता मुझे नहीं, उन 700 किसान परिवारों को दो जिनके घर आपने उजाड़ दिए हैं। दरअसल जयंत का इशारा किसान आंदोलन में अपनी जान गंवाने वाले 700 से ज्यादा किसानों की तरफ था। विवादास्पद कृषि कानूनों को लेकर पिछले 1 साल में जाट बीजेपी के खिलाफ हो गए थे। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत और नरेश टिकैत ने सीधे तौर पर कुछ भी कहने से इनकार किया, लेकिन माना यह जा रहा है कि जाट समुदाय अभी भी बीजेपी से नाराज चल रहा है। ये लोग आरएलडी नेता जयंत चौधरी का समर्थन कर रहे हैं, जिन्होंने राज्य में बीजेपी को मुख्य चुनौती दी है। इधर समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन भी किया हुआ है। इस बैठक में मौजूद बीजेपी सांसद परवेश वर्मा ने कहा कि जयंत चौधरी ने गलत रास्ता चुना है। जाट समुदाय के लोग उनसे बात करेंगे और उनके लिए हमारे दरवाजे हमेशा खुले हैं। उन्होंने फिर से गठबंधन पर विचार करने के लिए जयंत की पार्टी पर भरोसा करने की उम्मीद जताई है। बैठक में मौजूद जाट नेताओं से अमित शाह ने कहा कि हमारा घोषणा पत्र आएगा तो देखना कि किसानों का ऋण चुकाने के लिए हम क्या कर रहे हैं। आज से 5 साल पहले यूपी गन्ना, चीनी, गेहूं, आलू, आंवला के उत्पाद में देश में टॉप 5 में भी नहीं था। वहीं आज यूपी इन फसलों के उत्पादन में देश में नंबर 1 पर पहुंच गया है। अमित शाह ने कहा कि यूपी में बीजेपी की सरकार बनने के बाद एक भी दंगा नहीं हुआ है। बहन बेटियां सुरक्षित जी रही हैं। जो मोटरसाइकिल पर घूम घूम कर मूंछों पर ताव देकर अपराध करते थे, वो अब उत्तर प्रदेश छोड़ चुके हैं। बैठक में मौजूद किसान नेताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि झगड़ा करना है तो हमसे कर लो भाई, घर से बाहर के लोगों को क्यों लाना। इधर आपको भी मालूम है कि बीजेपी के अलावा दूसरा विकल्प क्या है। प्रत्याशियों को आप देख ही रहे हो। सपा और आरएलडी की सरकार बनेगी तो ये आजम खान छूट जाएगा। वहीं जयंत चौधरी को लेकर बीजेपी की ओर से बड़ा संकेत देते हुए गृह मंत्री ने कहा कि जयंत भाई ने गलत घर चुन लिया है, आप लोग उन्हें समझाना। वैसे हमारा मन खुला हुआ है, चुनाव के बाद इस मसले को भी देखा जा सकता है। दरअसल अमित शाह ने यह भी कहा है कि अगर सपा की सरकार बनती है तो जयंत को आजम खान जैसे लोगों के नीचे काम करना होगा। यूपी में पहले और दूसरे चरण में पश्चिमी यूपी में चुनाव होने हैं, जहां 20% जाट और करीब 30 से 40% मुस्लिम हैं। ये दोनों मिलकर क्षेत्र के करीब 55 सीटों पर नतीजे प्रभावित कर सकते हैं। ऐसे में बीजेपी जाटों को साधने के लिए कोई भी कसर बाकी नहीं छोड़ना चाहती और वो ऐसा लगातार कर भी रही है। 2017 विधानसभा चुनाव में बीजेपी को यहां से 136 में से 109 सीटें हासिल हुई थी, जबकि समाजवादी के पार्टी के हिस्से में सिर्फ 20 सीटें ही आ पाई थी, जबकि बीएसपी को 3 और कांग्रेस को 2 और आरएलडी को 1 सीट मिली थी। बाद में आरएलडी का इकलौता विधायक बीजेपी में शामिल हो गया था। तो आखिरकार क्यों इस तरह की चर्चे हो रही हैं और क्यों बार बार कोशिश की जा रही है कि जो जाट खिसक कर जा रहा है उसको वापस कैसे लाया जाए, आज इसी को लेकर हमारी खास चर्चा रहेगी। चर्चा में हमारे साथ खास मेहमान राकेश सिंह जी बीजेपी की तरफ से जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। हमारे साथ कपिल श्रीवास्तव भी जुड़ चुके हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से। हमारे साथ संदीप चौधरी जी आरएलडी की तरफ से जुड़े हैं। बहुत स्वागत है आप सभी खास मेहमानों का हमारे आज के इस खास चर्चा में। सबसे पहले राकेश सिंह जी, आप ही से चर्चा की शुरुआत करते हैं, मुद्दे की शुरुआत करते हैं। कल बैठक हुई, बैठक में अमित शाह पहुंचे, क्या एजेंडा रहा और किस एजेंडे के तहत अब आपकी कोशिशें जो हैं ये लगातार हैं कि जो किसान जाट जो वोट बैंक है वो जो खिसक गया है किसान आंदोलन की वजह से, कैसे अब आपकी रणनीतियों के द्वारा आपको लग रहा है कि वो वापस आ जाएगा। इसके लिए आप तमाम सियासतदानों के लिए दरवाजे भी खुले करने की बात कह रहे हैं, आखिरकार ऐसा क्यों?
देखिए, भारतीय जनता पार्टी में इस तरह की बैठकें सामाजिक स्तर पर, रणनीति के स्तर पर होती रही हैं, तमाम समितियां बनती हैं, एक दल के नाते जैसे तैयारी होती है उस तरह की बैठकें होती रहती हैं। ठीक है। और जहां तक बात पश्चिमी उत्तर प्रदेश की है, तो ये अपने कार्यकर्ताओं, अपने नेताओं को रणनीति के हिसाब से बातचीत करना, ये बताना कि जब सपा की सरकार थी, बसपा की सरकार थी, तो ये तय करना, ये लोगों को बताना कि जब चीनी मिलें बिक रही थी सपा के सरकार में, बसपा के सरकार में, तब उनकी क्या स्थिति थी। आज अगर किसान की आप बात करते हैं तो आपको ये तय करना पड़ेगा कि गन्ना का जो भुगतान हुआ है, जब सपा सरकार में आपका बकाया था तब तो उसका भी भुगतान योगी सरकार कर रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। तो तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो सरकार ने, योगी सरकार ने, मोदी सरकार ने किसानों के लिए किए, उन सब पर बात करना, उनको लोगों तक ले जाना, इस तरह की रणनीति के तहत ही ये सब बैठकें होती हैं। ठीक है, बैठकें तो हुई हैं, लेकिन उन बैठकों का नतीजा संदीप चौधरी जी क्या निकलने वाला है, क्योंकि दरवाजे खुले हुए हैं, आप गलत घर में हैं, इस तरीके की बातें कहकर कोशिश की जा रही है कि कैसे जयंत चौधरी को लाया जाए ताकि जो एक वोट बैंक है उसकी सियासत को समझा जाए। और सीधे तौर पर यह भी कहा गया है कि समाजवादी पार्टी में अगर आप रहेंगे तो किस तरीके के नतीजे आपको आगामी दिनों में, भविष्य में भुगतने पड़ सकते हैं, इस बात का अंदेशा है क्या और इस बात का आभास भी भारतीय जनता पार्टी कराने की कोशिश कर रही है। क्या स्टैंड है इस पर आप लोगों का? देखिए पूजा जी, मुझे बताइए, समाजवादी पार्टी की क्या कोई ऐसा बजट नहीं है जो किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़ा देता है? क्या समाजवादी पार्टी के ऐसे नेता है जब किसान आंदोलन पंजाब, ये हरियाणा के उनके ऊपर गाड़ियां बरसाने का बीजेपी सरकार ने किया? क्या समाजवादी पार्टी में ऐसा नेता है? ये जहां आरक्षण का आंदोलन हरियाणा में हुआ, 35 शहादत देनी पड़ी, किसान आंदोलन हुआ, शहादत देनी पड़ी। तो बताइए, पाकिस्तान के घर है, ये जिन्ना की बात करते पर चढ़ाने के लिए है। तो कौन से समाजवाद की बात करते हैं, किस तरीके की बात करते हैं? हमारे तो नेता की जान लेने की कोशिश हाथरस के अंदर जब एक पीड़ित परिवार से वो मिलने गए, उनकी जान लेने की कोशिश किसी सरकार ने की। आप मुझे ये बताइए, कुलदीप सेंगर जो एक हमारी बहन बेटी का बलात्कार करता है, पूरे परिवार को नस्तानाबूद कर देता है, तो ऐसे लोग हैं? कौन सी पार्टी में ऐसे लोग हैं? इनमें जैसे लोग कौन सी पार्टी नहीं, लेकिन वो तो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि आजम खान के नीचे अंडर में उनके काम करना पड़ेगा, तैयार हैं उसके लिए। हाँ। पूजा जी, गीतिका शर्मा नहीं होंगे? उसकी गोपाल कांडा के भाई को बीजेपी अपने टिकट पे चुनाव लड़ाती है, तो कौन सी बीजेपी की आप बात करते हैं? आज अटल जी वाली बीजेपी नहीं है, ये मोदी और अमित शाह की बीजेपी है, और ये बीजेपी देश के लिए खतरा बन चुकी है। चलिए, यानी कि आपका स्टैंड स्पष्ट है। समाजवादी पार्टी से प्रतिक्रिया लेते हैं यहाँ पर कपिश जी। जिस तरीके के आरोप लगाए गए हैं और सीधे तौर पर कोशिश है कि जो गठबंधन आप कर रहे हैं और जो गठबंधन आप करके ये कोशिश कर रहे हैं कि जो वोट बैंक आपको मिल पाए, बीजेपी दरअसल कोशिश में है कि कैसे जो है उसमें सेंध लगाई जाए। लग रहा है कि कामयाब होगी वो, क्योंकि हर कोशिश की जा रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सत्ता जब भी खड़ी तो वो बंटवारे की राजनीति, वो धर्म को बांटते हैं, जाति को बांटते हैं, वो काम बांटते हैं, वो पार्टी को बांटते हैं, और ऐसे स्टेटमेंट्स देते हैं जिसका कोई विकास से कोई मतलब नहीं होता। और आप देखिए, ये इनकी बौखलाहट है, इनकी छटपटाहट है कि जिस तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इनके नेता जो हैं वो खदेड़े जा रहे हैं, किसी भी गांव में जा रहे हैं वहां से खदेड़ दिए जा रहे हैं। तो ये उस चीज की बौखलाहट है जिसकी वजह से जयंत चौधरी जी के लिए इन्होंने कहा। अब बहुत सीधी सी बात इनको ये बताना चाहिए कि भैया, जब हाथरस कांड में जयंत चौधरी जी गए थे तो उनको लाठी से मरवाया कौन था? ये तो सारी जनता ने देखा था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मरवाया था, और एक बार आंसू भी नहीं गिरा सके कि जयंत चौधरी जी के साथ गलत काम हुआ या उन पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिए होते, ये भी काम नहीं किए। खैर, ये जो जाट इन्होंने कल सम्मेलन किया है अपने पार्टी का, तो उसमें सबसे बड़ी चीज आपको ये देखनी पड़ेगी कि ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं हुआ, ये दिल्ली में क्यों हुआ? क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये घुस ही नहीं सकते मीटिंग करने की।
इनके साथ बड़ी समस्या थी, इसलिए इनको दिल्ली के अंदर प्रवेश वर्मा जी क्या करना पड़ा, जो दिल्ली के नेता है, वो उत्तर प्रदेश के नेता नहीं है, ना उत्तर प्रदेश के खापों का वहाँ कोई लेकिन तमाम बड़े जाट नेता उनके साथ पहुंचे थे वहां पर बातचीत के लिए, काफी रणनीतियां भी बनी हैं, तो लग रहा है ना इशारा, कोशिशें तो की जा रही हैं कि जो पुरानी गलतियां हुई हैं उस गलती में कैसे सुधार आए। जाट जो है वो खाप से जाना जाता है और खाप चौधरीहाट से होती है और वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हर गांव और पंचायत में होती है। क्यों नहीं कर लिए वहां वो? और दूसरी चीज हम ये कहना चाहते हैं, किस आधार पे आप जाट को किसान मानने से इनकार कर रहे हैं? आप जाट को जाट क्यों मान रहे हैं? आपने तो किसानों के अंदर जो है 2013 को एक दिखा करके और आपने 2017-2019 में आपने फायदा लिया है, लेकिन अब तो किसान है ना, हम दोनों लोगों ने जोड़ दिया वही गंगा जमुनी सभ्यता जो 2013 से पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कायम थी, वो कायम हो चुकी है। अब वहाँ पे कोई जाट और मुसलमान नहीं है, वहाँ किसान है, जिसमें से 756 किसानों की आपने जानें ली हैं और 4 की हत्याएं की हैं। तो और जिन गाँवों में आप जा रहे हैं इसका आरोप सीधे तौर पर बीजेपी पे है, इसका आरोप सीधे तौर पर बीजेपी पे है। ठीक है, आऊंगे आपके पास, बीजेपी से जवाब लेंगे इन सब सवालों का भी कि आखिरकार क्यों जो है जो जमीनी स्तर पर बातचीत होनी चाहिए वो क्यों सफल नहीं हो पा रही है। जहां पर बात आज की जा रही है कि आखिरकार बीजेपी को क्या समर्थन मिल पाएगा, और जिस रास्ते की बात बीजेपी कह रही है कि दरवाजे खुले हुए हैं, आपका स्वागत है, लेकिन क्या वो उसको माना जाएगा। राकेश सिंह जी, तमाम तरह के आरोप लगाए गए हैं और क्या आपका इस पर स्टैंड है, क्या जवाब है, ये बताइए। और साथ ही ये भी बताइए कि क्या जो रणनीतियां बनाई जा रही है, आपको लग रहा है कि जो किसान आपसे नाराज है और वो नाराजगी साफ तौर पर दिखी, उसको मनाने में कामयाब हो पाएंगे आपके बड़े लीडर्स भी? देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मतदाता तय करेगा, वो ये तय करेगा कि गन्ना मिलों को बेचने वाले के साथ है या उन गन्ना किसानों के जो सपा सरकार के उसको के साथ है। इनको जवाब तो सपा को देना गया, सपा से पूछा जाएगा कि अखिलेश सरकार में जब चीनी मिलें बिक रही थी और औने पौने दामों पर बेच रहे थे तो किसकी मिलें थी? वो इसलिए बिक रही थी कि किसानों पर सीधा प्रभाव पड़ रहा था। बसपा सरकार में 19 मिलें बिकी है और करीब 12 जो है मिलें सपा सरकार में बिकी है। क्यों बेची गई? और ये तय करेगा उत्तर प्रदेश का मतदाता और खास करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मतदाता कि 6000 किसानों को सहायता अभी तक आप क्यों नहीं दे पाए? क्यों आप जब सवाल पूछते हैं तो आपकी सरकार जब आप 17 में छोड़ के गए थे अखिलेश यादव, तो गन्ना किसानों का भुगतान कितना बकाया था, उसको किसने दिया? ये जयंत चौधरी को अखिलेश से पूछना चाहिए और आपको तय करना चाहिए कि आपने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट क्यों नहीं लागू की? आप सभी लोग, ये सारे के सारे लोग यूपीए की सरकार में थे, क्यों नहीं 6 साल तक दबा के बैठे रहे स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट? अगर रिपोर्ट को लागू करने का किसी ने काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है। किसानों को, छोटे मझोले किसानों को, उनको आर्थिक सहायता उनके अकाउंट में 3 कृषि कानून लाने का काम भी बीजेपी ने किया है ना, उसके बाद उससे आपको यू टर्न लेना पड़ा, वो काम भी बीजेपी ने किया है, इसीलिए सवाल उठ रहे हैं। आप ही की सरकार से पूछा जाएगा ये सवाल। जब बीजेपी सरकार ने, प्रधानमंत्री ने कानून वापस लिया तो आपने लगातार आंदोलन कर रहे थे ना। आपकी बातों को अगर माना बीजेपी सरकार ने, लेकिन वो जो जितने कानून थे वो भी आप अभी तक सारे किसान नेता थे मानते थे कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू होनी चाहिए। तो उस आयोग की रिपोर्ट में ये सारी चीजें भी तो थी। लेकिन हाँ, एक वर्ग अगर नाराज है तो उसकी नाराजगी को भी ध्यान में रखते हुए सरकार ने उन तीनों कानून को वापस लेना पड़ा। लेकिन अब पूछना चाहिए जयंत चौधरी को, अखिलेश यादव से कि आपने अपनी सरकार में क्यों भुगतान नहीं किया गन्ना किसानों का, और वह भुगतान योगी सरकार। जवाब ले लेते हैं कपिल जी। देखिए, राकेश सिंह जी जो है वो ऐसी बातें कह रहे हैं जिसका प्रामाणिक रूप से उन पर कोई एविडेंसेस नहीं। 5000 करोड़ रुपए जब हम लोगों ने सरकार छोड़ी थी उस समय किसानों पे बकाया था। आज जब ये छोड़ रहे हैं तो 16000 करोड़ है।
तो 5,000 करोड़ बड़ा होता है कि 16,000 करोड़ बड़ा होता है? दूसरी चीज 12 मिले राजनाथ सिंह जी की सरकार में भारतीय जनता पार्टी ने बेची थी और 19 बीएसपी के राज में बिकी थी। वो अपनी टोपी हमारे सर लगा रहे हैं, क्योंकि हमारे जो अच्छे काम होते हैं उसकी टोपी वो अपने सर लगाते हैं। और इनके विकास का मॉडल ये सामने है कि जब इनको फ्लाईओवर दिखाना पड़ता है तो कलकत्ता का दिखाते हैं, और जब उद्योग की चिमनी दिखानी होती है तो अमेरिका की दिखाते हैं, और जब जेवर एयरपोर्ट दिखाना होता है तो चीन का दिखाते हैं। तो ये इनका सात्विक चीजें हैं, इनकी बड़ी सात्विक विचारधारा है कि दूसरों को काम को अपना बना लो अच्छा, और अपने बुरे काम को दूसरों की टोपी लगा दो। अब तो मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, हमारे दो के लिए जो आप कानून लेकर के आए थे, जिसके लिए समूचा किसान सड़क पर बैठा था, जिसके लिए आप कील काठी बिछा रहे थे, जिसके लिए आप पानी की बौछारें चला रहे थे, जिसके लिए आप रोडें खोद रहे थे, जिसके ऊपर आप मुकदमे लाद रहे थे, 756 किसान आपने शहीद करा दिए, उसमें से 700 जाट किसान। और आपके प्रधानमंत्री जी इन किसानों की शहादत के बाद, जबकि उनकी तपस्या अधूरी रह गई थी और उन्होंने माफी मांगा, वो जो कानून लाए वो भी देश हित में लाए, उन्होंने जब कानून उठाया तो भी देश हित में उठाया, तो वो तो बड़े कंफ्यूज व्यक्ति हैं। आप ही हमें बता दीजिए कि जो किसानों की शहादत हुई थी उन पर एक टसुआ आप जो है संसद के अधिवेशन में क्यों नहीं लगा पाए? क्यों नहीं आपने श्रद्धांजलि दी? क्यों आपने 4 की हत्या करवा दी अपने गृह राज्य मंत्री के उकसावे पे उनके लड़के से? और आपने गृह राज्य मंत्री को कानून वापस लेते समय जो 3 बातें कही थी, आपने उनमें ना तो एमएसपी पे कमेटी दी, ना आपने मुआवजा दिया, ना आपने गृह मंत्री को आपकी सरकार आएगी तो आप किस तरीके अगर आपकी सरकार आती है, ठीक है, आपने तमाम तरह के सवाल तो पूछ रहे कि ये क्यों नहीं दिया, लेकिन जब भी किसी की सरकार आती है तो क्या जो वादे पूरे किए जाते हैं, जो आम जनता से किए जाते हैं, वाकई में जमीनी स्तर तक पूरे हो पाते हैं? ये सभी को सोचना होगा। संदीप जी, जरा आप मुझे ये बताइए कि अब तो खुले तौर पर जो है एक अपील भी की जा रही है और खुले दिल से स्वागत करने की कोशिश बार बार की जा रही है, जो एक लॉलीपॉप दिखाया जा रहा है, क्या उस झांसे में आएंगे या फिर सीधा स्टैंड है कि नहीं, जो पहले से गठबंधन तय है या फिर जो पहले से कह दिया गया है उसी पर तटस्थ रहने वाले हैं? क्योंकि राजनीति में कुछ तटस्थ नहीं होता, कब क्या कुछ हो जाए वो सब जानते हैं। मोदी चरण सिंह जी ने जो सफर शुरू किया था किसानों के मान का और सम्मान का, उसको आज तक ने बरकरार रखा है। जबकि हमारे ऊपर आंच आती है, मान सम्मान को ठेस पहुंचती है, तो किसान वर्ग ऐसा है जो मजबूती से खड़ा हो जाता है, जो अपनी आवाज बुलंद करता है। अपने बीवी बच्चों को छोड़कर, अपने क्षेत्र को छोड़कर हम लोग दिल्ली तक पहुंचे, बॉर्डर तक भी अपनी जान दी, और हमारे बच्चे उधर देश के बॉर्डर पर शहीद होते हैं। आपको भी मालूम है, घरों में कितनी लाश पहुंचती है, हमारे नहीं पहुंचेगी, हमारे भाई के पहुंचेगी, मामा से पहुंचेगी, रिश्तेदारों से पहुंचेगी। तो इस तरीके का हमारा दूसरे तरीके का व्यक्तित्व है। आपने देखा होगा, आज अमित शाह जी मथुरा में बोल रहे थे, उन्होंने सभी के ऊपर उंगलियां उठाई, या दूसरे नेता बोलते हैं सभी के ऊपर उंगलियां उठाते हैं, लेकिन आपने अगर नोटिस किया हो, चौधरी चरण सिंह के ऊपर उंगली उठी, न चौधरी अजीत सिंह के ऊपर उठी, न चौधरी बैंक के ऊपर आज तक किसी तरह की कोई उंगली उठी कि किसी महिला के साथ ये किसी भी तरीके की कोई दुश्मनी की हो, या किसी भी तरीके का कोई भ्रष्टाचार किया हो। हम लोग गरीब की, मजदूर की, किसान की, लेकिन आपने जिसके साथ गठबंधन किया है उन पर तो उठी है ना तमाम उंगलियां, उनके बयान तो आपको याद होंगे सारे पुराने, संदीप जी। जी, जिसके साथ गठबंधन किए हैं उन पर तो तमाम तरह के सवाल उठते रहे हैं ना पहले से, उनके बयानों को भी सुना होगा आपने। जी जी बिल्कुल मैंने सुना है। जिस तरीके से किसानों को नकली किसान कहा गया, आप बताइए हम कैसे जाए नकली किसान है? हम तो जब किसानों को आतंकवादी कहा गया, अगर आप आतंकवादी है तो हम कैसे इनके साथ जाए? जब किसानों को खालिस्तानी कहा गया तो बताइए जब हम खालिस्तानी है तो हम इनके साथ कैसे जाए? और फिर आखिर में वो काम भी हुआ, हमें नकली बताया गया, आतंकवादी और पता नहीं क्या क्या कहा गया, और आखिर में वो काले कानून वापस लेने का काम किया। आखिर में बताइए पूजा जी माफी किसने मांगी देश के किसानों से? कौन व्यक्ति था जिसने कानून वापस दिया? क्या हम लोग गलत थे? नहीं, काले कानून गलत तरीके से बनाए गए, अपने दोस्तों के लिए, व्यापारियों के लिए बनाए गए, पहले से अडानी के गोदाम बनाए जा चुके थे, लेकिन जब इस चीजों का भंडाक्षेप हुआ तब जाकर के ये काले कानून वापस लिए गए। जब इनको बंगाल में अपनी हाथ दी गई, जब ये काले कानून वापस लिए गए, और अब जो हमने मान सम्मान होया है उसकी वापसी तभी होगी
सब बीजेपी का उत्तर प्रदेश से सफाया होगा। ठीक है राकेश सिंह जी, यहाँ पर तो लग रहा है कि किसी भी तरीके का प्रलोभन, किसी भी तरीके के झांसे में आने वाले नहीं हैं। आप जितनी मर्जी कोशिश कर ले, जितना मर्जी द्वार खोल ले, लेकिन यहाँ पर तो लग रहा है आपके मंसूबे पूरे नहीं होने वाले हैं आरएलडी के साथ। नहीं, देखिए इसमें प्रलोभन नहीं है, इसमें बात है, अगर किसानों की बात कर रहे हैं संदीप जी, तो संदीप जी को पता होना चाहिए कि एमएसपी का जो कानून आया था जिसके खिलाफ आंदोलन कर रहे तो ऑलरेडी 21 राज्यों में लागू है। आपको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का आप विरोध कर रहे थे, जो कानून आया था वो तो पंजाब में भी है, जहां आप लोगों के सहयोग से सरकार चल रही थी और आप लोगों के सहयोग से कांग्रेस की सरकार केंद्र में थी, और तब आपने वो कानून क्यों नहीं लागू कर दिया जो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट थी। तो ये सब जो बातें आप कर रहे हैं ना, आप एक राजनीतिक आपकी दिशा है, आपकी दिशा नाहिद हसन जैसे लोगों के साथ खड़े हैं, आपको तय करना है आप नाहिद हसन आजम खान के साथ खड़े हैं या बीजेपी के साथ खड़े हैं, किसानों के साथ। आप सपा के प्रवक्ता से पूछना चाहिए कि नाहिद हसन में समाजवादी कौन सा गुण है कि इतना प्रिय है वो, उसके बयान क्या कपिल जी आपने नहीं सुने? आखिर क्या संगीत सोम के बयान आपने सुने कि नहीं सुने? सुरेश राणा के बयान आपने सुने कि नहीं सुने? गिरिराज किशोर के आपने बयान सुने कि नहीं सुने? अनुराग ठाकुर के आपने बयान सुने कि नहीं सुने? और अगर सुने तो उनके संवैधानिक पद पे बैठे रहने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। ठीक है, बयानों की बात तो जाएगी और ठीक है, अगर बयानों की बात आएगी तो फिर सभी के बयान निकाले जाएंगे और पता चलेगा कि आखिरकार कौन किस पद पर बैठने लायक है या नहीं है। बहरहाल शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, समय अभाव कम है मेरे पास, बहुत शुक्रिया आप सभी जुड़े हमारे साथ खास पेशकश में। फिलहाल के लिए मुद्दा में इतना ही, नमस्कार।